वेलकम टू द क्लास। आज हम करने वाले हैं क्वांटम नंबर पर बेस्ड क्वेश्चंस। आई होप कि आपने इससे पहले दोनों वीडियोस देख ली होंगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने अब जितनी भी उसकी समरी है मैंने साइड में लिख दी है, जो हमको आज यूज़ में आने वाली है क्वेश्चंस के लिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि n इज इक्वल टू 1 2 3, यानी कि जो n की वैल्यूज होंगी वो सारी इंटीजर्स होंगी, 1 से स्टार्ट होंगी। l की जो वैल्यू है, अगर हमको n दिया हुआ है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? l की वैल्यू होती है 0 to n-1। ठीक है, अगर l की वैल्यू 0 है तो नोटेशन s होता है, 1 है तो p होता है, 2 है तो d होगा और 3 है तो f होगा। ml की वैल्यू जाती है -l से +l। अगर हमें जनरल नोटेशन देखना हो किसी ऑर्बिटल का तो हम कैसे लिखते हैं? nl। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हमें शेल की वैल्यू दी होती है तो n², और अगर सब शेल में देखना होता है तो 2l + 1। ms की दो वैल्यूज होती है +½ और -½ ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी। मैंने आज यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं हम वो सब एनसीईआरटी से उठाए हैं। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है, उसमें टॉपिक है क्वांटम नंबर, तो सारे क्वेश्चंस वहीं से ही हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वहाँ पर एग्जाम्पल है 2.18। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको SPDF नोटेशन का यूज़ करना है और ये जितने भी यहाँ पर लिखी हुई है वैल्यूज़, इनको डिफाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। एक टेबुलर फॉर्म में लिखने वाली हूँ मैं। जैसे फर्स्ट में n की वैल्यू है 2 और l की वैल्यू है 1। तो देखो हमने जनरल जो नोटेशन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? nl। ठीक, तो जब हम इनको यहाँ पर लिखेंगे तो n की वैल्यू क्या होगा? 2। अब यहाँ पर l की वैल्यू को 1 नहीं लिखना है, बल्कि 1 के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि SPDF नोटेशन आपको यूज करनी है। ठीक है, तो 1 के लिए क्या नोटेशन होती है? p होती है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2p। नेक्स्ट वन इज n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू तो हम ऐसे ही लिख देंगे 4, और 0 के लिए क्या नोटेशन होती है? 0 स्फेयर, स्फेरिकल मतलब s। ठीक, n अगर 5 है और l 3 है तो 5 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, और 3 के लिए क्या होता है? f, तो ये हो जाएगा 5f। नेक्स्ट वन इज n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 2। तो n तो ऐसे ही आ जाएगा 3, और 2 के लिए क्या नोटेशन है? d। ठीक है, ये मैंने आपको याद करने का भी बताया था कि आपको इसे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। SPDF तो ऐसे ही याद रह ही जाता है, SPDF 2 बार बोल दो तो ये याद हो जाएगा। बस हमें कंफ्यूजन कहाँ पे होता है कि हम जनरली s को 1 से स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर p2 हो जाता है, d3 हो जाता है, और सारा गड़बड़ हो जाता है। तो उसको याद रखने का यही तरीका है कि जो 0 है ये किस शेप में? स्फेरिकल, s4 स्फेरिकल, तो s के लिए 0। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये जो क्वेश्चन है ये इसका जस्ट रिवर्स है। यहाँ पे हमको n और l की वैल्यू दी हुई थी और हमसे nl पूछा था। ठीक है, हमको डिफाइन करने के लिए बोला था। यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये जो 3D है ये आपको एक तरीके से nl दिया हुआ है ना, और आपसे nl और ml की वैल्यूज पूछ रही है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। एन इलेक्ट्रॉन इज इन 3D। एक कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि 3D ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। आपको उसके लिए n की वैल्यू, l की वैल्यू और ml की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो जो जनरल नोटेशन क्या होता है वो nl होता है। अगर हम इसको कंपेयर करें 3D से, ठीक, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई? 3, और l की वैल्यू क्या आ गई? देखो d के लिए वैल्यू क्या होती है? d के लिए वैल्यू होती है आपकी l की 2, तो l की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है, अब बात आती है ml की वैल्यू क्या होगी। तो देखो अगर हम ml की वैल्यूज निकालने लगे यहाँ से, तो ml की वैल्यूज क्या होती है? -l से +l तक। ठीक, तो यहाँ से l कितना है? 2, तो वैल्यूज क्या होंगी आपकी? मैं इधर साइड में लिख देती हूँ, यहाँ पे ये होंगी -2 से लेके कहाँ तक? +2 तक। ठीक है, तो इसके बीच में क्या क्या आएगा? -2, फिर उसके बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद +1 और +2। ठीक, तो ml की हमारे पास कितनी वैल्यूज आई? 5 वैल्यूज आई। अब देखो हम इसमें से कोई एक चूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं 3D का इस बेसिस पे बनाऊं ऑर्बिटल तो किस तरीके से बनेगा? ये है 3D और इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब मुझे पता नहीं है ना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, तो मैं कैसे कोई एक वैल्यू फिक्स कर सकती हूँ? और फिर मुझे ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली -2 ही है। हालांकि हम जनरली क्या करते हैं, जो मिड में होता है उसको 0 मान लेते हैं, इधर साइड नेगेटिव इधर साइड पॉजिटिव। जैसे हम नंबर लाइन पर करते हैं, जनरली नंबर लाइन पे ऐसे तो करते हैं 1 2, इधर साइड पॉजिटिव ले लेते हैं, इधर साइड नेगेटिव ले लेते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही हो, इसीलिए मैं ml की वैल्यू को कोई फिक्स नहीं कर सकती, प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि हाँ इलेक्ट्रॉन इसी में ही होगा। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर लिखा भी है कि पॉसिबल वैल्यूज, ये नहीं कहा कि आप फिक्स्ड मतलब वैल्यू ही बताइए कि हाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो वो किस में प्रेजेंट होगा, क्योंकि हम नहीं कंफर्म कर सकते। तो इसीलिए हम यहाँ पर ml की 5 वैल्यूज लिखकर छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 3 पार्ट से फर्स्ट पार्ट में कहा है कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसके लिए n की वैल्यू 3 है, तो l और ml की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। चलो करते हैं। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यूज क्या होंगी, हम इसको भी टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। n की वैल्यू हो गई आपकी 3, ठीक। l की वैल्यूज देखो, l की वैल्यूज क्या होती है 0 से n-1, 0 to n-1, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यूज क्या होंगी, 0 होगी सबसे पहले तो, ठीक। और क्या होगी, n-1 तक जाना है हमें, यानी कि n-1 को अगर हम देखें तो क्या होगा 3-1, यानी कि 0 से लेके 2 तक। 3-1 यानी कि 2, तो 0 होगी वैल्यू, 1 होगी और 2 होगी, ठीक। अब उसके बाद और किसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ml की वैल्यू। ml के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि ml की वैल्यू क्या होती है -l से +l तक, ठीक। अगर मैं फर्स्ट वाली l की वैल्यू देखूं, हर l की वैल्यू के लिए अलग अलग हमें ml निकालना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट वाली वैल्यू देखूं 0, तो -0 से +0 मतलब 0 ही हो गया, ठीक है। सेकंड वाली है हमारी l की वैल्यू 1, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो वैल्यूज क्या होंगी -1 से +1 तक, और -1 और +1 के बीच में क्या आता है 0, क्योंकि हमें यहाँ पर सारे इंटीजर्स लेने हैं, तो आप पॉइंट वाली वैल्यूज काउंट नहीं करोगे कि 0.5 बोलने लगो या फिर हाफ या 1/3 बोलने लगो, तो वो वैल्यूज नहीं आएंगी, क्योंकि ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ये सारे इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके l की वैल्यू 2। अगर मैं यहाँ पे l की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो ये होगा -2 से +2, -2 से +2 के बीच में क्या आएगा -1, 0, +1 और +2, ठीक। हो गया फर्स्ट पार्ट, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। सेकेंड पार्ट है कि आपको l और ml की वैल्यू बतानी है 3D के लिए, ये तो और ज्यादा सिंपल हो गया है। देखो यहाँ पे आपको हमें पता है, अगर हमें 3D वैल्यू दी हुई है तो यहाँ से 3 जो है ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है और d जो है ये l को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपकी n की वैल्यू 3 फिक्स हो गई, और जो l की वैल्यू है वो भी फिक्स हो गई। कितनी, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2, तो l की वैल्यू भी यहाँ से फिक्स हो गई 2। तो अब ml की वैल्यू क्या होगी, -l to +l। अब देखो यहाँ पे हमें l की वैल्यू भी फिक्स कर दी है, एक ही है, तो ml के जितनी भी वैल्यूज निकालेंगे वो इसी l के लिए निकालेंगे। तो -2 से +2 कौन सी होंगी, -1, 0, +1 एंड +2। ये तो और भी ज्यादा सिंपल कर दिया, क्योंकि इसमें हमें l की वैल्यू और दे दी ना सिंप्लीफाइड करके। वहां पे हमें तीनों वैल्यूज के लिए निकालना पड़ा था, यहाँ पर सिर्फ एक l की वैल्यू के लिए हमें ml की वैल्यू निकालनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। देखो इन्होंने कुछ ऑर्बिटल्स हमको दिए हुए हैं 1p, 2s, 2p एंड 3f। हमको बताना है कि इनमें से कुछ सही लिखे हुए हैं और कुछ गलत लिखे हुए हैं, नोटेशन गलत लिखी हुई है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो हमको बताना है कि कौन से एग्जिस्ट करते हैं और कौन से एग्जिस्ट नहीं करते हैं। देखो अगर मैं इसमें देखूँ तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, और l की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, वो भी 1 दी हुई है। लेकिन हमें पता है कि l की वैल्यू जो होती है वो तो 0 से n-1 होती है, तो अगर यहाँ पे मैं l की वैल्यू इसके लिए सॉल्व करना चाहूँ तो वो क्या होगी 0 और n-1 यानी कि 1-1 मतलब 0, तो l की n = 1 के लिए तो l की सिर्फ a की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे 1 तो आएगा नहीं, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता, गलत लिखा हुआ है। सेकंड वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू दी हुई है आपको 2 और l की वैल्यू दी हुई है 0, क्योंकि s किसके लिए होता है 0 के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से l की वैल्यू इस n के लिए l की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या होगी 0 से लेके n-1 यानी कि 0 और n-1 2 - 1 1, तो l की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। यहाँ पे हमने चेक किया 0 है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आ जाओ तो यहाँ पे n की वैल्यू है 2, ठीक, और l की वैल्यू कितनी है p1। फिर वही n के लिए जब हम l की वैल्यू चेक करते हैं तो वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। यहाँ पर क्या है 1 है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे n की वैल्यू 3 है और आपके l की वैल्यू भी 3 है। फिर अगेन अगर हम l की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करें n = 3 के अकॉर्डिंग, तो वो क्या हो सकती है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। देखो l की वैल्यू जो होगी ना वो हमेशा n की वैल्यू से छोटी ही होगी, ना तो उसके इक्वल हो सकती है, क्योंकि आप फॉर्मूले से देखो l जो होता है वो 0 से n-1 तक हो सकता है। n-1 यानी कि n से हमेशा छोटा ही रहेगा, ना उसके इक्वल हो सकता है ना उससे बड़ा हो सकता है। तो जब भी आपको दिखे कि l की वैल्यू n से बढ़ी जा रही है, सिंपल सी ट्रिक, आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो l जो है वो n से छोटा होता है। अगर l आपको n से बड़ा दिख जाए या n के इक्वल दिख जाए, इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे l n से छोटा है, सॉरी यहाँ पे l n से n के इक्वल है तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे l n से छोटा है तो एग्जिस्ट कर रहा है, l छोटा है n से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर से n और l इक्वल हो गए तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन भी बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह है, जो हमने सबसे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल किया था बिल्कुल उसी की तरह है ये क्वेश्चन। मैंने पहले ही इनको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा था। बस अब क्या करना है, उस टेबल की हेल्प से इसको लिख देना है। देखो जो नोटेशन होता है वो क्या होता है, एन एल होता है। पहले तो एन की वैल्यू 1 3 4 4 सेम ही रहने वाली है। एल की वैल्यू के लिए आप नोटेशन यूज कर लोगे। 0 के लिए क्या होता है एस, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी और 3 के लिए एफ। सिंपल है। देखो आप नोट करोगे कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ इतनी, ये जो मैंने साइड में लिखा हुआ है इनसे सॉल्व हो रहे हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आना चाहिए, वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन जब क्वेश्चंस की बात आती है तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखो और बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आपके मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर हमको बताना है, हमको कुछ वैल्यूज दी हुई है। मैंने पहले ये टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, आप इसको टेबल की तरह भी लिख सकते हो या ऐसे भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हमको कुछ पार्ट्स दिए हुए थे और हमको बताना है कि इनमें से कुछ पार्ट्स तो पॉसिबल हैं और कुछ पॉसिबल नहीं है। तुमको बताना है कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। देखो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सिर्फ ये वैल्यूज ध्यान रखनी है कि जो n की वैल्यू है वो 1 2 3 मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। l की वैल्यू जो होगी वो 0 हो सकती है और n-1, लेकिन n से हमेशा छोटी होगी। ml की वैल्यू -l से +l हो सकती है और ms की वैल्यू +½ और -½ में से कुछ भी हो सकती है, इसके अलावा कुछ और नहीं होगी। तो देखो अगर हम यहाँ पर चेक करें तो ms की वैल्यू सारी या तो आपको +½ दिखेंगी या तो -½ दिखेंगी। इसका मतलब इनमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इनसे हम कुछ चेक नहीं कर सकते, ये तो सारी ही करेक्ट है। अब आ जाओ यहाँ पर अगर हम चेक करें सबसे पहले n की वैल्यू, तो देखो n की वैल्यू 1 है 2 है 3 है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फर्स्ट वाले में n की वैल्यू क्या दी हुई है 0, जबकि n की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। अब आगे बात करते हैं, हमें पता है कि जो l की वैल्यू है वो 0 तो हो सकती है लेकिन n से हमेशा छोटी रहेगी। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको छोड़ ही देते हैं। यहाँ पर 0 है, n से छोटी है, यहाँ पर n के इक्वल है, दैट मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर n से छोटी है, यहाँ पर फिर n के इक्वल है, दैट मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर n से छोटी है। अब चेक करते हैं ml की वैल्यू। तो देखो ml की वैल्यू -l से +l के बीच में कुछ भी हो सकती है, ये जो चेक ही नहीं करना जो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर है 0 तो -l, ऑफ कोर्स l के इक्वल है 0। इसमें चेक करते हैं तो यहाँ पर ml की वैल्यू क्या हो सकती है -l से +l, -l यानी कि -1 से +1 के बीच में, तो 0 तो -1 से +1 के बीच में आता है, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पर चेक करें तो हमें पता है ml की वैल्यू -l तो हो ही सकती है, तो यहाँ पर -l लिखी हुई है, हालांकि ये हमें चेक नहीं करना था यहाँ पर, तो ये पहले से ही गलत है। इसमें चेक करते हैं, यहाँ पर फिर से l की वैल्यू 1 है और ml की वैल्यू -l से +l हो सकती है, यानी कि -1 से +1 के बीच में, ठीक है, और 0 तो इनके बीच में ही आता है, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो हमारे पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, बी, डी और एफ। बहुत सिंपल है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 62 डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन है कि हमको कुछ वैल्यूज दी हुई हैं एन, एल, एम एल और एम एस की, और हमको इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। तो देखिए जो मैंने आपको जहाँ पर क्वांटम नंबर समझाए थे वहाँ पर मैंने समझाया था कि जो n होता है ये हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन देता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की, क्योंकि ये क्या शो करता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर है, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों होगी ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर जब मैंने आपको एल पढ़ाया था, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, तब मैंने बताया था कि आपको सेकेंडरी इंडिकेशन देता है एनर्जी की। मतलब सबसे पहले हम एन चेक करेंगे, अगर हमारा एन से क्लियर नहीं हो रहा है तो हम एल चेक करेंगे। एल में भी यही है कि जितनी एल की वैल्यू ज़्यादा होगी एनर्जी आपकी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जो एन है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, मतलब ज़्यादा एन तो ज़्यादा एनर्जी, ठीक। और इसी तरीके से एल भी, ज़्यादा एल तो ज़्यादा एनर्जी, ठीक। उसके बाद एम एल और एम एस जो होते हैं इनका एनर्जी से कोई लिंक नहीं होता, क्योंकि एम एल जो है वो भी आपको एक ही ऑर्बिटल के अंदर सब ऑर्बिटल्स दिखाता है, ठीक। तो उन सब की एनर्जी भी इक्वल होती है, और एम एस को स्पिन ही दिखाता है इन सेम ऑर्बिटल, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं होता। कभी भी आपको एनर्जी की वैल्यू मतलब एनर्जी का ऑर्डर देखना पड़ जाए या एनर्जी देखनी पड़ जाए कि किसकी ज़्यादा होगी या किसकी कम होगी, तो आप सबसे पहले एन की वैल्यू चेक करेंगे, और अगर एन की वैल्यू भी इक्वल हो जाती है तो फिर आप एल की वैल्यू चेक करेंगे, दैट्स इट। तो बाकी सबसे हमारा कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ से साइड कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है एनर्जी के ऊपर, ठीक है। तो हम सिर्फ इन वैल्यूज को चेक करेंगे। आप चाहो तो इनके लिए नोटेशन लिख सकते हो, इसका हो जाएगा 4D, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, हालांकि ऐसे भी चेक कर सकते थे। ये हो जाएगा ये भी 3D
उसके बाद ये हो जाएगा आपका 4p, देन फिर से अगेन 3d, देन 3p एंड देन 4p। ठीक, तो अगर हम यहाँ से चेक करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले n की वैल्यूज या तो 4 है या तो 3 है। तो इतना तो कंफर्म है कि जहाँ पर n की वैल्यू 4 है उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी और जहाँ पर 3 है उनकी एनर्जी कम होगी। तो अगर मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब पहले कम वाले लिख लेते हैं, कितनी एनर्जी है 3 एनर्जीज है जो कि 3 की है, और 3 है जो कि 4 एनर्जी है। ठीक है, इस तरीके से आपका कुछ ऑर्डर आएगा। अब चेक कर लेते हैं एल की वैल्यू। तो हमने पढ़ा है कि जहाँ पर एल की वैल्यू कम होगी वहाँ पर एनर्जी कम होगी, जहाँ पर एल की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट वाले में अगर देखा जाए तो ये है 4d, देन है आपका 3d। ठीक, 4p 3d, यानी कि हमको सिर्फ p दिख रहा है और d दिख रहा है। तो हमको पता है कि जो p की वैल्यू होगी वो कम होगी और जो d की एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको दिख रहा है 3p, सबसे पहले 3 वाले चेक करेंगे तो 3p की एनर्जी, उसके बाद 3d और 3d, इसका मतलब इनकी एनर्जी इक्वल होगी। ठीक, कंप्लीट हो गए 3 वाले। अब आते हैं 4 पर। तुमको दिख रहा है 4p और 4d, तो कम तो p की ही होगी, ये दोनों सेम हो गए, तो अगेन इनकी एनर्जी इक्वल एंड देन 4d, और आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, यानी कि फिफ्थ नंबर का जो है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। देन उसके बाद आप फोर्थ और सेकंड को इक्वल लिखेंगे, देन फिर आपका आ जाएगा 4p यानी कि 6 वाला, देन आपका होगा 6 इक्वल होगा आपका थर्ड के, और सबसे जो ज़्यादा हाई एनर्जी होगी वो होगी फर्स्ट की। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन बचता है, उसको और सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद आपके एक्सरसाइज के क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चन तो सारे ही कंप्लीट हो जाएंगे। एंड आई थिंक एनसीईआरटी जो होती है ना वो एकदम ऑथेंटिक बुक है, इसमें मोस्टली आपके क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं जो आपको बेसिक्स के लिए तो एटलीस्ट आने ही चाहिए। इसके अलावा जो हाई ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं जो आपके जनरली एग्जाम्स वगैरह में कई बार घुमाने के लिए दे देते हैं, तो उनमें भी इसके अलावा कुछ और नहीं होगा, जस्ट आपका जो क्वेश्चन होगा उसके तरीका डिफरेंट हो सकता है। हालांकि एनसीईआरटी में हर तरीके के क्वेश्चंस इंक्लूड करने की कोशिश की जाती है, तो मुझे लगता है कि अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं या इसी के जैसे क्वेश्चंस को बस प्रैक्टिस करने की बात है, इसके अलावा कॉन्सेप्ट तो आपका कहीं अलग जाने वाला है नहीं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसे और कर लेते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। देखो इसमें आपको थोड़ा सा ना अपना कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, मतलब अगर आप थोड़ा सा भी यूज़ कर लेते हो कि हाँ हमने जो पढ़ा था, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ईजीली निकल जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको कुछ क्वांटम नंबर्स दिए हुए हैं और पूछा हुआ है कि इन क्वांटम नंबर्स को फॉलो करते हुए कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी भी आपके ऑर्बिटल में या शेल में या सब शेल में हो सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हालांकि आपको पहले पाउली रूल अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। हालांकि अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं भी है तो भी आपका सिर्फ इतनी सी बात से काम चल जाएगा कि जब हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो एक भी नहीं होगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, और देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी मैंने कैसे शो किए हैं, 21 पिन ऊपर की तरफ और 21 पिन नीचे की तरफ। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि इनका क्या मतलब होता है कि जो एक के लिए ms की वैल्यू है वो +½ है और दूसरे के लिए ms की वैल्यू -½ दैट्स इट, इतनी ही है। ठीक है, कि मतलब इनका जो रोटेशन है वो अलग अलग है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। अब आप देखो हमको वैल्यू दी हुई है कि n = 4 और n = -½ तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यही देख लेते हैं कि n = 4 में ऑर्बिटल्स कितने होंगे, फिर हमें पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही देख लेते हैं। तो अगर हमें n की वैल्यू दी हुई है तो हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, n² से। हालांकि आपको इसके लिए एक और तरीका भी बोल देते हैं, वो क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलवाते हैं 2n² से। वो फॉर्मूला कैसे आया वो अलग से कुछ भी नहीं है, मैं बताती हूँ कैसे आएगा, पहले हम ये देख लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए आपके n² यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, यानी कि आपके पास 16 इस टाइप के ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, कितने 1 2 3 4 5 इसी तरीके से 16 होंगे। आप मुझे एक बार बताइए कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं मेरे पास, तो वो कितने होंगे कि जितने मेरे पास ऑर्बिटल्स हैं उसके डबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑर्बिटल में 4 तो 16 इलेक्ट्रॉन, 16 में
32, तो 2 × 16, यहीं से ही वो फॉर्मूला आ जाता है, वो डायरेक्ट यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये किस तरीके से होंगे, एक की स्पिन प्लस हाफ है तो दूसरे की माइनस हाफ, इसी तरीके से होंगे सब में, ठीक। तो अगर मुझे सिर्फ माइनस हाफ वाले चाहिए तो वो कितने होंगे, वो हाफ ही होंगे ना, हाफ की तो प्लस हाफ होगी सब जगह पे, ठीक है। तो अगर मैं 32 इलेक्ट्रॉन्स में देखूँ तो इसमें से हाफ तो होंगे आपके प्लस हाफ स्पिन वाले और हाफ होंगे माइनस हाफ स्पिन वाले। तो अगर मुझे सिर्फ माइनस हाफ स्पिन वाले बताने हैं तो वो कितने होंगे हमारे 32 का हाफ, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके 16, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट में आपको क्या किया हुआ है कि इस बार इन्होंने ना एल की वैल्यू भी दे दी है कि अगर आपका एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो तो 3 है और एल जो है वो 0 है, तो क्या नोटेशन होती है इसके लिए 3s, ठीक है। अगर हमें निकालना है कि इस वाली सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, ठीक, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, अगर आपको ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो आप 12+1 का यूज कर सकते हो, बस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकलते ही तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे 12+1। देखो इस बार हमें शेल में नहीं कैलकुलेट करना है, आप यहाँ पर नहीं कंफ्यूज होइएगा कि आप 3 का स्क्वायर कर दें 9 आ जाए, वो क्या होगा, वो आपके कंप्लीट शेल में होगा। अभी शेल में तो एल की वैल्यू 0 भी होती है, एल की वैल्यू 1 भी होगी और एल की वैल्यू 2 भी होगी, तो वो उन सारे ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट कर देगा जहाँ पर एल की वैल्यू 1 भी होगी और एल की वैल्यू 2 भी होगी। लेकिन हमको ये वाले ऑर्बिटल्स तो चाहिए ही नहीं, हमको सिर्फ क्या चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ एल बराबर 0 में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ वो। तो इस बार जो हम ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करेंगे वो इस एल की वैल्यू की हेल्प से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पुट करते हैं तो 2 × 0+1, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक ऑर्बिटल आया ये, तो 3s आपका क्या हो गया दिस वन। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं 2, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके 2। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।